नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है कविता संसार और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर पूरन जोशी, जो कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रानीखेत में कार्यरत हैं और सामाजिक कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी रखते हैं। ज्योग्राफी में पीएचडी होल्डर हैं और बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि जाहिर है जब हम कविता पर बात कर रहे हैं तो एक कवि की जो संवेदनशीलता होती है वो सब उनमें भी है। तो डॉक्टर पूरन जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हेलो हल्द्वानी के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो पूरन जी, कविता पर ये जो हमारा कार्यक्रम है कविता संसार, इसमें हम कविताओं पर बात भी करते हैं कि किन माहौल में, किन परिस्थितियों में एक कवि जो है वो पैदा होता है, कौन सी चीजें उसे उद्वेलित करती हैं, और साथ में उस कविता पर भी हम बात करते हैं और कविता भी सुनाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि कब से आपने थोड़ा बताएं कि कब से आपने कविताएं लिखना शुरू किया है, पहली कविता अगर कोई आपको याद हो अपनी। कक्षा 10 से कविताएं लिखना मैंने शुरू किया था। कविताएं नहीं कहना चाहिए, कविता कहना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार स्कूल में एक लेख पढ़ा था मैंने। तो उस लेख से मेरे एक गुरु थे वहाँ, उन्होंने कहा कि तुम तो अच्छा लिख रहे हो, ये तुमने कहीं से उतारा या तुमने लिखा? तो मैंने कहा कि मैंने ये खुद ही लिखा। तो उन्होंने कहा कि तुम कविताएं क्यों नहीं लिखते हो, तुम कविता लिख सकते हो, मुझे ऐसे फील होता है। तो शिक्षक थे आपके? हाँ, तो हिंदी के लेक्चरर थे रमेश चंद्र जोशी जी। तो अब उनकी डेथ भी हो गई, तो नहीं है अब। तो मैंने फिर पहली कविता मेरे, जब हम अपने नैनीहाल जाते थे, चखुटिया मकोर जाते थे हम, तो एक आम का पेड़ था हमारे आंगन में। तो वो आम के पेड़ में हम दिन भर रहते थे और वो गर्मियों में छाया होती थी खूब अच्छी। तो मैंने उस आम के पेड़ पर एक कविता लिखी थी। तो वो मुझसे खो गई कविता कहीं, कि वो उन दिनों की बात थी जब ऐसे सहेजना संभालना इतना होता नहीं था। वो कविता तब लिखी थी। तो मुझे लगता है एक शिक्षक का बड़ी भूमिका होती है आपको बताने में कि आपके अंदर क्या गुण हैं, क्या उभर रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला श्रेय आपके इन शिक्षक को जाना चाहिए कि जिन्होंने आपकी उस प्रतिभा को बताया, ताकि आप थोड़ा उत्प्रेरित हुए लिखने के लिए। जी जी बिल्कुल जी। तो शिक्षक का तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अच्छे शिक्षक को ये मालूम चल जाता है कि वो ये नहीं कहते कि तुम इसमें खराब हो, वो कहते हैं शायद तुम इसमें अच्छे हो, तुम्हें ये आता है, तुम ये ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो ये मेरा मानना है। तो मुझ में जो कविता लिखने का जो बीज डाले वो मेरे उन गुरु ने डाले, और भी गुरु ऐसे थे जिन्होंने कहा, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। तो और उसके बाद कब कब लिखी कविताएं? हाँ, फिर मैंने थोड़ा ग्रेजुएशन का जो दौर था वो मेरा दूसरा था। उस दौर में मैंने नहीं लिखी, फिर कुछ भी नहीं लिखा। 3 सालों में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो दौर ये था कि नौकरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी और अब क्या करेंगे। तो उस दौर में सोचते बहुत थे, लिखते कम थे, नहीं लिखते थे। लेकिन जब मैंने एमए करना शुरू किया और मैं नैनीताल आया, तो मैंने फिर से, वहाँ पे कैंपस रिपोर्टर नैनीताल में निकलता था, तो मैंने फिर से उसमें मैंने लिखा कभी नहीं कुछ, लेकिन मैंने उसको देख के फिर से लिखना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। और उत्तरा को भी मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो वहां से भी मुझे थोड़ा सा लिखने के लिए मतलब मुझे प्रेरणा मिली, मैं कह सकता हूँ। तो आपकी जो पढ़ाई थी बीए तक की, वो आपने रानीखेत में की? हाँ। एमए करने के लिए आप नैनीताल? जी, बीए रानीखेत से, एमए फर्स्ट ईयर नैनीताल से, फिर कुछ कारणों से मैंने फाइनल जो है था अपना रानीखेत से किया। फिर से तो रानीखेत से आपका काफी नाता रहा है? बिल्कुल, शुरू से ही। जी। तो पहाड़ क्या ज्यादा मुफीद होते हैं कविताएं लिखने के लिए? हम देखते हैं कि जो कवि लोग हैं, पुराने जो लेखक लोग हैं, वो पहाड़ प्रवास पर आया करते थे और एकांत में लिखा करते थे। तो ऐसा कुछ होता है कि माहौल का भी असर होता है? हाँ बिल्कुल, जैसा आप अपने आसपास देखते हो वैसा लिखते हो, जैसा आप जीते हो शायद आप वैसा लिखते हो। मतलब मैं एक बात, आपने कविता और संवेदनशीलता, इस पे शुरुआत में बात कर रहे थे आप, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि लिखा भी बहुत जा रहा है, पढ़ा भी बहुत जा रहा है, लेकिन उस लिखे और पढ़े हुए को जीना ज्यादा जरूरी है। जो जिया है उसको लिखा जाए। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि लोग पढ़कर भी जीते हैं,
अच्छा पढ़कर जीते हैं लोग, अच्छा जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिए हुए को लिखा जाए तो वो ज्यादा ईमानदारी मुझे लगता है उसमें आएगी। तो जो ये तो बिल्कुल सही बात है कि माहौल का असर होता है, लेकिन रेगिस्तान में जो रहने वाला है वो रेगिस्तान के बारे में सुंदर लिख सकता है, या मैं रेगिस्तान में नई बातें देखूं तो मैं भी रेगिस्तान के बारे में क्या पता कुछ लिख दूं, मौका नहीं मिला। तो जाहिर है आपने पहाड़ देखे हैं तो आप रेगिस्तान के लिए कुछ नई एक भावना आपकी होगी, हो सकती है। तो पूरन जी, मैं चाहती हूँ कुछ कविताएं आप शुरू करें, फिर हम आपके परिचय पर भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो जो ये कविता है ये द्रौपदी शीर्षक से मैंने लिखी है, और द्रौपदी मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जितने पौराणिक पात्र हैं मुझे उनमें सबसे शक्तिशाली महिला पात्र द्रौपदी लगती है, और हम सब द्रौपदी के बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो कविता मैंने लिखी है ये हाल में महाश्वेता देवी जी महान लेखिका हैं, जो उनकी एक कहानी को किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से हटाया गया था, तो मुझे ये बात ने बड़ा परेशान किया मुझे, तो मैंने इस पर मुझे कुछ पंक्तियां सूझी और मैंने वो लिखी हैं, तो मैं इसको सुनाना चाहूंगा। बात तब की है जब महाभारत का रण खेला जा चुका था। पर्याप्त रक्तपात और अभिमन्यु शरीखे निर्दोषों के मारे जाने के बाद राज्य भोग करके पांडवों ने लिया स्वर्गारोहण का निर्णय। बात तब की है जब महाभारत का रण खेला जा चुका था। पर्याप्त रक्तपात और अभिमन्यु सरीखे निर्दोषों के मारे जाने के बाद राज्य भोग करके पांडवों ने लिया स्वर्गारोहण का निर्णय। कहानी इस स्वर्गारोहण के रास्ते में शुरू होती है, जिसमें द्रौपदी का अपने साथ गए कुत्ते से एक संवाद हो रहा है। क्या द्रौपदी बदलेगी कभी? क्या ले पाएगी अपने अपमान का वास्तविक बदला? इस बीच में समय की एक बहुत लंबी दहलीज खड़ी हो जाती है। तब मुझे दहलीज के इस पार और उस पार दो द्रौपदियां खड़ी दिखती हैं। एक है महाभारत की द्रौपदी, दूसरी है महाश्वेता की द्रौपदी। द्रौपदी के वजूद को हर युग में मिटाने की कोशिश हुई है। महाभारत की द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी बाल न धोने की। महाश्वेता की द्रौपदी ने कपड़े पहनने से किया इनकार। दोनों ही द्रौपदियां प्रतीक हैं पितृसत्ता के पूरे ढांचे के खिलाफ औरत के प्रतिरोध का। महाभारत की द्रौपदी को उसके पतियों ने द्यूत में हारा। महाश्वेता की द्रौपदी को इस व्यवस्था ने हारा। पितृसत्ता द्रौपदी की वास्तविक परिस्थिति को दरकिनार ही करेगी हमेशा। कभी पौराणिक इतिहास से और कभी वर्तमान किताबों से। और उसको जुए के दाव पर लगाने वाले कहलाएंगे धर्मराज। उसको नग्न होता देखने वाले बनेंगे सत्ता के स्वामी। महाभारत ने तो भगवान का नाम लेकर ढांप दिया उस पौराणिक द्रौपदी की नग्नता को। लेकिन महाश्वेता की द्रौपदी चिरयुगों से नग्न है, जो अब पूरी व्यवस्था को कपड़े पहनाती नजर आती है। क्या बात है, काफी सुंदर है, कटाक्ष भी है इसमें। दो द्रौपदियां जो आपने ली हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार एक चोट है पितृसत्ता पे, और बहुत सुंदर कविता है। तो पूरन जी, कोई चीज ऐसी उद्वेलित आपको करती है तब आप उस रचना को लिखते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं शुरू से ही कोमल कहना समाज में लड़कों को थोड़ा सा वैसा कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर कोमल भाव थे शुरू से ही, तो मैं व्यथित बहुत जल्दी हो जाता हूँ ऐसी कुछ देखकर इस तरह से, तो मैं लिखने की उसको कोशिश करता हूँ। जी। तो सोशल मीडिया के आने के बाद से बहुत सारे कवि पैदा हो गए हैं, तो आपको लगता है कि लिखना भी एक कौशल का काम भी हो गया है? एक तो संवेदनशीलता हमसे लिखवा लेती है, दूसरा कुछ लोग चेष्टा पूर्वक भी लिखते हैं,
आपने खूब बहुत सारा पढ़ लिया, आपके पास अच्छा शिल्प है, तो आप लिख रहे हैं, मतलब बघार रहे हैं एक तरह से, उतने संवेदनशील ना होने के बावजूद भी। क्या ऐसा भी होता है? तो मुझे लगता है ये तो आजकल हो ही रहा है, क्योंकि इसीलिए मैंने शुरू में मतलब जो बात कही ना, जीना और लिखना, मतलब वो दोनों चीजें हों, ईमानदारी हो लेखन में, तो शायद उस लिखे हुए को वो प्रासंगिकता जो है वो बनी रहेगी। नहीं तो फिर वो तो सतही है कि हमको शायद तारीफ भी मिल जाती है बहुत बार लिखने से, और बहुत बार अच्छे शब्द भी सुन लेते हैं, परंतु अगर संवेदनाएं नहीं है तो हम थोड़े ज्यादा समय तक नहीं लिख पाएंगे शायद। जी जी, बिल्कुल, मुझे ऐसे महसूस होता है। कुछ अगली कविता भी चाहूंगी कि आप पढ़ें। बिल्कुल। तो मुझे बुद्ध का जो चरित्र है वो भी मुझे प्रभावित करता है, और बुद्ध की प्रतिमाएं हम देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा लगी होती हैं, और बहुत लोगों का शौक है कि होटलों में भी जहां सबसे ज्यादा शोषण होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, वहां बुद्ध की अच्छी अच्छी प्रतिमाएं लगी होती हैं। ये कविता मैंने लिखी थी, ये भी हाल की कविता है जी। ताजे पया के फूल जो हवा के झोंकों से नवंबर के नीले आकाश से सफेद गुलाबीपन लिए गिर पड़ते हैं गीली भूरी जमीन पर। ताजे पया के फूल जो हवा के झोंकों से नवंबर के नीले आकाश से सफेद गुलाबीपन लिए गिर पड़ते हैं भूरी जमीन पर। उनको ये पया, क्या जो पै का पेड़ जो होता है? हाँ, अच्छा, पया तो बड़ी सुंदर आपने लोकल एक स्थानीय पेड़ को लेकर बड़ा खूबसूरत बिंब दिया है। तो ये मुझे आजकल ऐसा लगता है कि पया के पेड़ ना कम दिखाई देते हैं पहाड़ों में। जैसे पहले पया बहुत दिखाई देता था, आजकल पया के पेड़ कम दिखाई देते हैं। पया के पेड़ की दराती की लकड़ी डंडल बनाया करते थे, मजबूत होती थी। हाँ, और वो दराती भी, और उसको ये पूजा में भी उसका काफी इस्तेमाल करते थे पहले से। तो गिर पड़ते हैं गीली भूरी जमीन पर, उनको उठाने की बेजा कोशिश में भर जाती हैं हथेलियां फूलों से। उनको उठाने की बेजा कोशिश में भर जाती हैं हथेलियां फूलों से। पैरों के नीचे अगर फूल आ जाएं तो मुरझा जाता है मन। पैरों के नीचे अगर फूल आ जाएं तो मुरझा जाता है मन। कल रात बड़ी ठंड थी, फिल्म का आखिरी शो देखकर होटल के बिस्तर की गर्माहट याद आई। कल रात बड़ी ठंड थी, फिल्म का आखिरी शो देखकर होटल के बिस्तर की गर्माहट याद आई। रिसेप्शन पर आधी नींद और पूरी ठंड में बैठे लड़के से पूछा चाबी। रिसेप्शन पे आधी नींद और पूरी ठंड में बैठे लड़के से पूछा चाबी। वो हड़बड़ा के उठा और चाबी खोजने लगा। बहुत भयावह है आधी नींद और पूरी ठंड का मेल। बहुत भयावह है आधी नींद और पूरी ठंड का मेल। और दुनिया के सभी ताले अभी कहाँ खुल सके हैं। और दुनिया के सभी ताले अभी कहाँ खुल सके हैं। कुछ तालों की चाबियां अब भी बंद हैं बहुत बड़े तालों में। कुछ तालों की चाबियां अभी भी बंद हैं बहुत बड़े तालों में। सामने बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। सामने बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उनके चरणों में चढ़ाए फूल अब बासी हो गए हैं। सामने बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उनके चरणों में चढ़ाए फूल अब बासी हो गए हैं। जी जी, तो बहुत संवेदनशील कविता है। आपने एक अगर इसका कुछ प्रसंग आप देना चाहें कि किस संदर्भ में कविता लिखी गई है? तो ये मेरे साथ ही घटित हुई घटना है। हाल के दिनों में फिल्म देखकर हम लोग आ रहे थे, तो कोरोना के बाद लगभग 2.5 साल के बाद फिल्म देखी थी। तो फिल्म देखने का बड़ा उत्साह था। फिल्म के बीच में खूब मनोरंजन किया। जब लौट कर आए जहां हम रुके थे होटल में, तो बड़ी ठंड पड़ रही थी, और वो जो रिसेप्शन पे जो बैठे हुए थे, उनको मैंने कहा चाबी। एकदम से कमरे में जाने की जल्दी थी, तो और वो नींद में थे, तो वो उनको नींद भी हो रही थी और ठंड भी थी, तो वैसे ही बैठे हुए थे। तो एकदम से वो उठे, तो मुझे मतलब जब मैं कमरे में पहुंचा तो बहुत देर तक नींद नहीं आई उसके बाद, कि मतलब मैंने चाबी मांगकर गलती तो नहीं कर दी, या मैं लेट आया होटल तो एक अपराध बोध से जैसे घिर गए। जी, तो मैं लेट आया होटल, तो शायद इसलिए होटलों में ये टाइम बना देना चाहिए कि जो बाहर से बहुत दूर से ट्रेवल करके आएगा उसी को रात को एंट्री मिलेगी। जो उसी शहर में है, उसी जगह रुका है, तो वो रात को ना आए लेट। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा कोई नियम होना चाहिए। जी 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 मतलब पता नहीं सही बात है। जहां भी आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है या जिस तबके के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो वहां आपकी लेखनी एक तरह से मुखर हो जाती है, और वो चीजें आपको बहुत अंदर से भी परेशान करने लगती हैं शायद। तो बहुत अच्छी बात है पूरन जी। अगर इस तरह की संवेदनशीलता अगर धरती में बची रहेगी तो जरूर मानवता भी बचेगी। और जो खतरों के प्रति हम लोग आगाह करते हैं कई बार की, तो लगता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है कहीं भी। बहुत है अभी भी अच्छे लोग। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी अगली कविता आप सुनाएं।
तो अगली कविता जो है ये पहाड़ों में दिसंबर के महीने में जो पांगर के पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं, उस पांगर को देखकर ही ये कविता लिखने की कोशिश की थी। उन पत्तों को देखकर ये कविता मैंने लिखने की कोशिश की थी। जी जी। तो ये जो कविता है दरअसल बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी कि पांगर पे हो सकता है उन्होंने कविताएं पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने पांगर के पेड़ पे लिखी हुई बहुत कविताएं नहीं पढ़ी। मेरे को नहीं मिली कोई कविता ऐसी हिंदी में। जी जी। पांगर क्या एक पूरा नेशनल लेवल का ये फल, इसको फल कहेंगे हम? हाँ, मतलब पेड़ तो है, हिमालय में तो ये बहुतायात मात्रा में पाया जाने वाला है ना। तो ये क्या और जगह भी पाया जाता है? क्यों नहीं, कश्मीर में। अच्छा। और तो हिमालयी जो भी राज्य हैं वहाँ ही पाया और जाता होगा। विदेशों में भी। अच्छा। विदेशों में भी। और जो इसके पत्ते होते हैं वो तो बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। ये दिसंबर और नवंबर के जो पतझड़ आने वाला होता है तो वो पीले हो जाते हैं, ऐसा लगता है सारे पत्ते फूलों में बदल गए हों, इस तरह का है। तो इस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी। तो ये पुरानी है कुछ कविता, ये कहीं छपी भी है ये कविता मेरी। तो मुझे हैरत होती है रे पांगर कि मैं आज तक तुम्हारे इस पीले पतझड़ी रंग पर लिखी कोई कविता क्यों नहीं पढ़ सका। मुझे हैरत होती है रे पांगर कि मैं आज तक तुम्हारे इस पीले पतझड़ी रंग पर लिखी कोई कविता क्यों नहीं पढ़ सका। ऐसी कविता जो लिखी जा सकती थी नवंबर दिसंबर के धूपदार चमकीले नीले दिनों में। ऐसी कविता जो लिखी जा सकती थी नवंबर दिसंबर के धूपदार नीले दिनों में, जबकि पहाड़ ठंडी उदासी की भूरी चादर ओढ़ लेते हैं। जबकि पहाड़ ठंडी उदासी की भूरी चादर ओढ़ लेते हैं, उस उदासी में वसंत का एहसास कराने वाले पांगर तुम पर लिखी जा सकती थी कोई खूबसूरत सी कविता। उस उदासी में वसंत का एहसास कराने वाले पांगर तुम पर लिखी जा सकती थी कोई खूबसूरत सी कविता। तुम कविता की सुंदर दुनिया के बीच से कैसे अनचीने रह गए। तुम कविता की सुंदर दुनिया के बीच से कैसे अनचीने रह गए, ठीक उसी तरह से जैसे मानव सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने के दौरान। तुम कविता की सुंदर दुनिया के बीच से कैसे अनचीने रह गए, ठीक उसी तरह से जैसे मानव सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने के दौरान महिलाएं, समलैंगिक, दलित और आदिवासी तथा किसान अनचीने रह गए। तुम कैसे अनचीने रह गए, जैसे मानव सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने के दौरान महिलाएं, समलैंगिक, दलित, आदिवासी और किसान अनचीने रह गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काफी एक पैरेलल आपने उपमा के तौर पे रखा है। समाज के जो भी अनचिन्हे जो समुदाय हैं उनकी बात आपने इस कविता के जरिए उठाई है, तो मुझे लगता है काफी बेहतरीन कविता है। अब मैं अपने दोस्तों को याद दिला दूं फिर से दोस्तों कि आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। कार्यक्रम चल रहा है कविता संसार और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूरन जोशी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में हैं और संवेदनशील हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं और वो कविताओं का आज आप आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। तो पूरन जी, अगली कविता क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं? बिल्कुल, ये कविता पिछले साल लिखी थी जब स्कूल खुलने वाले थे और ये था कि अब खुलेंगे तब खुलेंगे और सबको इंतजार था कि कब स्कूल खुलें। बच्चों को भी बहुत इंतजार था स्कूल कब खुलेंगे। तो ठंड भी थी, तो मैंने उन दिनों लिखने की कोशिश की थी। उदास मौसमों के बाद वसंत आएगा, उदास मौसमों के बाद वसंत आएगा, ठंडक धूप में गुनगुनी होगी, बर्फ पिघलकर पानी बनेगी, मखमली घास उगेगी, कविताएं लौटा लाएंगी मासूमियत। मखमली घास उगेगी, कविताएं लौटा लाएंगी मासूमियत। सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात तो ये होगी, सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात तो ये होगी कि नाउमीदियों और नाकामियों के बंजर दौर में कोपलें सिर उठाएंगी। कि नाउमीदियों और नाकामियों के बंजर दौर में कोपलें सिर उठाएंगी, मासूम गलियों में दौड़ पड़ेंगे खिलखिलाते, मासूम गलियों में दौड़ पड़ेंगे खिलखिलाते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत उम्मीद जगाती बड़ी सुंदर सी कविता आपने बच्चों पे लिखी है। आप लगातार बच्चों पर ही काम भी आपका है शिक्षा का। कुछ चलते चलते कुछ अनुभव भी अगर अपने साझा करना चाहें। पहाड़ में आप रहे हैं, पहाड़ी स्कूलों के बच्चों को या खुद आपका पहाड़ी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ही आपने भी पढ़ा होगा, तो पहाड़ का जो बच्चों का जो बचपन है उसे काफी कठोर भी होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा कठोर होता है।
गांव के बच्चों का। तो इस पर मैंने कविता लिखी थी, वो यहाँ से एक बार प्रसारित भी हुई थी। तो मुझे तो लगता है कि जो संवेदनाएं होती हैं, जो सोचने समझने के ढंग होते हैं, वो बिल्कुल जुदा होते हैं उन बच्चों के, और उनका जो व्यवहारिक समझ होती है वो बहुत ज्यादा अलग होती है। क्योंकि मैंने तो गांव में ही पढ़ा है, फिर रानीखेत में भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। तो बस एक इशारा देने की देरी होती है, और वो इशारा जाने कहाँ पहुंचा देगा उस बच्चे को। क्योंकि उनके सपनों में रॉकेट भी आते हैं, हवाई जहाज भी आते हैं, ट्रेनें भी आती हैं, और अब तो मोबाइल ने सब कुछ पहुंचा दिया है उन तक। लेकिन वो इशारा देने की बात है, तो वो इशारा अगर मिल जाता है तो फिर वो पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाते हैं। जी, मोबाइल ने क्या कुछ बदलाव लाया है? जो एक भोलापन था उनके भीतर, जैसे बोलते थे कि पहाड़ के बच्चे शर्माते हैं, शहर के मुकाबले शहर का बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, उसका एक्सप्रेशन अच्छा होता है, पहाड़ का बच्चा संकोची शर्मीला होता है। तो क्या मोबाइल ने उसे कुछ बदला है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा। जी, मुझे लगता है, क्योंकि जो जानकारियां, वीडियो, और मतलब जब स्कूल जाना होता है हम लोगों का, तो जब बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे तुरंत कहते हैं कि अच्छा, मैं कहता हूँ तुमने हाथी देखा है या तुमने ऊंट देखा है, तो वो कहते हैं कि हाँ हमने YouTube पर देखा है। यानी कि काफी सारी जानकारियां जो हैं उन्हें उस मोबाइल से मिल रही हैं। जी। और क्योंकि जब तक, लेकिन इसमें वो भी है कि जब तकनीक आती है तो हम तकनीक में इस फेर में भी पड़ जाते हैं ना कि सही है या गलत है। तो मतलब अभी हमारी ऑफिस में हमारे एक सीनियर आए हुए थे, तो अनंत गंगोला जी आए हुए थे हमारे। तो उनका कहना था कि क्या अभी हमें पता है कि मोबाइल पूरी तरह से गलत है या पूरी तरह से सही है, तो हम बच्चों को देने के मामले में कैसे ये निर्णय कर लें एकदम कि ये सही है या पूरी तरह से गलत है। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी वो लगी, हाँ, कि मुझे लगा कि पहले मैं तो समझ लूं कि ये पूरी तरह से सही है या गलत है। तो बच्चे तो, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो छोड़ती नहीं है ना, मतलब वो डिसाइड नहीं करेगी कि वो इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, सबके पास जाती है वो। जैसे टीवी आए, जब समान चीजें परोसी 80 के दशक में जब टीवी आए, तो टीवी तो सबने देखे, तो मैंने क्या लिया, इसने क्या लिया, या मुझे कैसे बताया गया, तो वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्यथा तो टेक्नोलॉजी के आने से तो मुझे लगता है कि फायदा तो हुआ ही है। ये कोरोना काल में तो जितना भी हुआ उनको उस टेक्नोलॉजी से ही मिली हैं चीजें, चाहे किसी को नहीं कम मिली, किसी को ज्यादा मिली, लेकिन मिली जरूर है। मैं पुरजोर इसका समर्थन भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसको मतलब पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कविता है ये सच्चाई जैसी है कि ये रानीखेत में दो बहुत पुरानी वृद्ध महिलाएं थी रानीखेत में। ये उनकी उन दोनों की मृत्यु हुए करीब 15-15 साल निकल गए हैं, और उन्होंने अपनी उम्र 90-90 साल की उन दोनों ने उम्र पाई थी। तो वो उन में से एक औरत जो थी वो पढ़ी लिखी थी, एक औरत जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जो पढ़ी लिखी वाली औरत थी वो दूसरी औरत को एकादशी के व्रत की कथा सुनाती थी जंगल में गाय चराते वक्त। तो ये वाकया मुझे उनकी बहू ने सुनाया था। क्या बात है। तो ये उस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। तो ये बहुत अभी बिल्कुल भी इस कविता को जैसे मैं कागज पे आई थी वैसे ही ये मैं सुना रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा, तो वो दो औरतें दूर से दिखती हैं, वो दो औरतें दूर से दिखती हैं, औरतें ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी ये दो औरतें जंगल में गाय चराने जाती हैं। लेकिन हमारी ये दो औरतें जंगल में गाय चराने जाती हैं। दोनों औरतें एकादशी का व्रत रखती हैं, एकादशी और वो भी निर्जला। दोनों औरतें एकादशी का व्रत रखती हैं, एकादशी और वो भी निर्जला। एक औरत थोड़ा सा पढ़ी लिखी है जो दूसरी को सुनाती है एकादशी व्रत की कथा। एक औरत थोड़ी सी पढ़ी लिखी है जो दूसरों को सुनाती है एकादशी के व्रत की कथा। ये दूसरी औरत सुनती है कथा, साथ में सुनते हैं जंगल के सभी जानवर, पेड़ और जंगली फूल। ये दूसरी औरत सुनती है कथा, साथ में सुनते हैं जंगल के सभी जानवर, पेड़ और जंगली फूल, और पा जाते हैं उस औरत के पुण्य का हिस्सा भी, और पा जाते हैं उस औरत के पुण्य का हिस्सा भी। इन औरतों ने भी जाने कैसा संसार रचा है, इन औरतों ने भी जाने कैसा संसार रचा है, एक दूसरी के कितने काम आ जाती हैं। क्योंकि जो औरतें काम पर जाती हैं, औरतें ही उनका घर और बच्चा देखती हैं। क्योंकि जो औरतें काम पर जाती हैं, औरतें ही उनका घर और बच्चा देखती हैं। लेकिन उन औरतों के घर और बच्चों को कौन देखता होगा, लेकिन उन औरतों के घर और बच्चों को कौन देखता होगा। कठिन है निर्जला एकादशी रखना,
कठिन है निर्जला एकादशी रखना, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों के बच्चे देखना, और कठिन है उससे भी ज्यादा अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों के बच्चे देखना, वो भी थोड़े से अनाज और पैसे की खातिर। ओह, बड़ी मार्मिक और शानदार कविता है। तो पूरन जी, चलते चलते और क्या कविताएं आप? तो हाँ, तो एक बुद्ध पर ही लिखी हुई एक कविता और है। तो ये मैंने बुद्ध पे एक बार एक सीरीज लिखने की कोशिश की थी, कभी मौका लगेगा तो मैं उसको सुनाने की कोशिश करूंगा। मैंने बुद्ध से कुछ सवाल भी पूछे हैं, वो कभी और मैं तो हम चाहेंगे कि एक एपिसोड पूरा इसी पर बने। हाँ, बुद्ध पर जो भी कविताएं लिखी हैं वो सब एक एपिसोड में आ जाएं। बिल्कुल। तो ये आज के लिए आखिरी कविता है जी। दुनिया में स्थापित बुद्ध की प्रतिमाएं और सब तस्वीरें मुझे आज भी भरोसा दिला रही हैं कि दुनिया में सब बराबर हैं। छोटे बड़े के सारे भेद मन के गहरे कोनों में जाकर आखिरकार खत्म ही हो जाते हैं। छोटे बड़े के सारे भेद मन के गहरे कोनों में जाकर आखिरकार खत्म ही हो जाते हैं। एक मूर्ति में बुद्ध ध्यानमग्न अवस्था में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। एक मूर्ति में बुद्ध ध्यानमग्न अवस्था में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, या दुनिया के सारे दुखों और विषादों पर खुद से ही बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये क्या बातें होंगी, मैं सोचता हूँ ये क्या बातें होंगी, फिर खुद को ही जवाब देता हूँ ये बातें होंगी महामारी में बेमौत मरे लोगों की, गाजा में गोली से छलनी हुए निर्दोष बच्चों की। ये बातें होंगी महामारी में बेमौत मरे लोगों की, गाजा में गोली से छलनी हुए निर्दोष बच्चों की, रंग भेद से आहत हुए लाखों मनुष्यों की, भूख और गरीबी से जूझती औरतों की। कितना गहन ध्यान और चिंतन किया होगा दुनिया के लिए सोचने और खुद को समझकर दुनिया को समझने के लिए। कितना गहन ध्यान और चिंतन किया होगा दुनिया के लिए सोचने और खुद को समझकर दुनिया को समझने के लिए, क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर साथ ही साथ इसी दुनिया में कहीं और रहकर संसार के गूढ़ रहस्यों के सरल और शीतल उत्तर देने के लिए, संसार के गूढ़ रहस्यों के सरल और शीतल उत्तर देने के लिए खुद को कठिनतम प्रश्नों की आग में जलाने का नाम ही शायद बुद्ध है। खुद को कठिनतम प्रश्नों की आग में जलाने का नाम ही शायद बुद्ध है। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत सुंदर कविता। और इन पात्रों को जब हम पढ़ते हैं लगता है कि ये कुछ काल्पनिक कुछ होगा, मतलब यथार्थ तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इतना तपस्या करे, न सर्दी देखे न गर्मी देखे। तो इन कविताओं में मुझे लगता है कि उन मानवीय पक्षों को आपने उजागर किया, तो वो हम सबके बीच एक दूसरे रूप में जिंदा रहेंगी। मैं ये सोचता हूँ कि वास्तव में मनुष्य ही थे, लेकिन हमारी ये प्रवृत्ति हो जाती है कई बार कि एक व्यक्ति को हम ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देते हैं, भगवान बना देते हैं। लेकिन अगर उसको इंसानी जो तकलीफें हैं, इंसानी जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, प्रेम, ईर्ष्या, अगर इन्हीं से जोड़ के देखा जाए, फिर उसके कामों को देखा जाए, तो शायद वो मेरे बरक्स कहीं खड़े मिलेंगे, थोड़ा ऊपर मिलेंगे, लेकिन बहुत ऊपर की मैं उन्हें छू भी ना पाऊं, इतने ऊपर नहीं मिलेंगे, है ना, हम ना करें। तो ये एक विडंबना तो है ही समाज की कि हम उनको पूजने लग जाते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते हैं। तो पूरन जी, आप लगातार हेलो हल्द्वानी रेडियो के लिए बहुत सारे कार्यक्रम देते रहते हैं, कुछ कहती हैं किताबें के भी आपने कुछ एपिसोड दिए हैं। चलते चलते कुछ कवियों के नाम, अपने पसंदीदा कुछ कवियों के नाम आप बताना चाहें कि किन किन कवियों की कविताएं आपने पढ़ी हैं। अच्छा। या कुछ और संदेश आप देना चाहें। जी, तो मैंने तो हाल में वीरेंद्र डंगवाल की कुछ कविताएं पढ़ी थी, मंगलेश डबराल की मैंने कुछ कविताएं पढ़ी हैं, और लेकिन मुझे शुरुआती दौर तो सभी का शायद वो छायावादी कवियों से शुरू होता है। काफी सुमित्रा नंदन पंत की भी मुझे कुछ कविताएं मुझे पसंद हैं। वो उनकी जो है धरती कितना देती है जो कविता है, वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसे बच्चन की मुझे उनकी मधुशाला मैंने पढ़ी भी है, मैंने उसको ऑडियो उसमें सुना भी है, लेकिन मुझे उनकी एक कविता है जो सबसे अच्छी लगती है, जो बीत गई सो बात गई, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में, कि जैसे मतलब हाल में पंतनगर यूनिवर्सिटी के एक लड़के ने इंजीनियरिंग एमटेक का लड़का था, उसने सुसाइड किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कविताएं यदि पढ़ी जाएं, पढ़ाई जाएं, इन पर बात की जाए, तो शायद व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं कविताएं अदा करती हैं। तो मुझे इन कवियों की कविताएं अच्छी लगती हैं। और आपको क्या लगता है लिखने के लिए कितना पढ़ना जरूरी है? काफी
तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब हम लिखना पहले शुरू कर देते हैं और हम पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ना काफी जरूरी है। तो गद्य भी और पद्य भी, तो क्योंकि शायद जो लोग अच्छा लिखते हैं वो पढ़ते जरूर हैं, तो पढ़ना आवश्यक है। जी, तो क्या संदेश हमारे श्रोताओं के लिए यही कि पढ़ें, खूब पढ़ें? हाँ, खूब पढ़ें, लेकिन पढ़े हुए पे चर्चा जरूर करें, और पढ़े हुए को अगर वो जीने लायक है तो उसको जीना बहुत जरूरी है पढ़े हुए को। अन्यथा वो पढ़ा हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत काम नहीं आएगा समाज के, क्योंकि कवियों ने भी जो लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा कि वो बड़े बड़े मंचों पे पढ़ा जाए, सराहा जाए, ये तो बड़ा अच्छा बोलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है उसको जीना ज्यादा जरूरी है। कम पढ़ा जाए लेकिन जिया ज्यादा जाए तो वो महत्वपूर्ण है। जी जी जी। तो इस खूबसूरत बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरन जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे श्रोताओं के साथ अपनी संवेदनशीलताएं, अपनी रचनाएं सुनाने के लिए। धन्यवाद सुनीता जी। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।